आदित्य राजवंश ऑस्ट्रेलिया चला गया। मनाल रात को अपने बिस्तर पर पड़ी सोच रही थी, क्या से क्या हो गया। कहाँ वो अपने पापा की लाडली राजदुलारी बेटी, कहाँ आदित्य ने उसे क्या बना दिया। फिर दूसरे ही पल उसे होश आया, उनकी शादी को 2 दिन होने को थे, पर उसने उसके साथ ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की थी। उसने उठकर टीवी चलाया, देखा सारे चैनल पर उनके ही चर्चे थे। उन दोनों की पिक्चर टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही थी। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। एक पल के लिए उसके फेस पर स्माइल आ गई। उन दोनों को टीवी चैनल पर मेड फॉर ईच अदर कह रहे थे। आदित्य मनाल की आंखों में देखता हुआ बड़े प्यार से बोल रहा था। एक पल को तो मनाल भी कहीं खो गई, पर जल्दी ही उसे होश आ गया। उसने सोचा वो कैसे भूल सकती है आदित्य की असलियत। वो अच्छे से जानती है, उसे पता है वो कितना बड़ा धोखेबाज है। वो अच्छे से जानती है कि जो आदित्य ने मनाल के साथ किया था वो इतनी जल्दी कैसे भुला सकती है। मनाल जब बीकॉम करने के लिए गई, उसी कॉलेज से आदित्य राजवंश एमबीए कर रहा था। वह कॉलेज में आदि के नाम से फेमस था। लड़कियां उस पर मरती थीं और वह लड़कियों पर। वो रोज़ नई लड़कियों के साथ घूमता था। मनाल फर्स्ट ईयर में थी। उसने कई बार आदित्य को देखा, मगर मनाल उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ना ही मनाल उसके बारे में ज़्यादा जानती थी। वह अपने आप में रहने वाली एक खुशमिजाज लड़की थी। मनाल की सारी सहेलियां आदित्य पर मरती थीं, पर मनाल की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक रात को मनाल की सहेली का जन्मदिन था। वह कई सहेलियां जन्मदिन की पार्टी पर गई थीं। रात को आते हुए उनको देर हो गई। जिन लड़कियों का घर मनाल से पहले था, वो लड़कियां बारी बारी से अपने घर चली गईं। आखिर में मनाल बिल्कुल अकेली रह गई। उसको बहुत डर लगा। वो टैक्सी से जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रास्ते में उसको अकेली देखकर रोक दी। वो उसकी टैक्सी से निकल कर भागी। इससे पहले कि वो भाग जाए, टैक्सी ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई और बात होती, आदित्य वहाँ पर आ गया। मनाल उसकी तरफ भागकर उसके गले लग गई। उसने टैक्सी ड्राइवर की बहुत पिटाई की। उस रात आदित्य मनाल को घर छोड़कर गया। जाते जाते मनाल का दिल भी ले गया। मनाल की उम्र ही कुछ ऐसी थी, वो आदित्य पर फिदा हो गई। मनाल को आदित्य अच्छा लगने लगा। कॉलेज में वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और एक दिन आदित्य ने मनाल को प्रपोज कर दिया। मनाल बहुत खुश हुई। वो उसके साथ ज़िंदगी के सपने देखने लगी। मगर आदित्य के लिए हर लड़की टाइम पास से ज़्यादा कुछ नहीं थी। एक दिन मनाल की बुआ उनके घर उनके पास आई हुई थी। मनाल के फूफा जी नहीं थे, उनके बच्चे विदेश रह रहे थे। मनाल की बुआ चाहती थी कि मनाल उसके पास आकर अपनी पढ़ाई करे। मनाल सुबह फ़ोन करके आदित्य को बता दिया था कि वह आज कॉलेज नहीं आएगी। मगर जब उसे बुआ की बात पता चली, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आदित्य से मिलने कॉलेज गई थी। उसे किसी ने बताया कि आदित्य की गाड़ी कॉलेज के लॉन की साइड पर खड़ी है। कई बार उसने फ़ोन लगाया। फ़ोन साइलेंट होने की वजह से आदित्य का पता नहीं चला। आदित्य की गाड़ी देखकर गाड़ी के पास चली गई। उसने अचानक से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा लॉक नहीं था। मनाली ने किसी और लड़की के साथ जिस हालत में देखा, उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई। मनाल कॉलेज से चुपचाप चली गई। उसने आदित्य से एक बार भी फिर मिलने की कोशिश नहीं की। उसने वो कॉलेज छोड़ दिया और अपनी बुआ के शहर में एडमिशन ले लिया। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया, यहाँ तक कि अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों उसके मन में आदित्य से एक डर बैठ गया था कि वह लड़का उसे कहीं कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। उसने अपनी सहेलियों के साथ भी कोई संबंध नहीं रखा। वह एक तरह से अपने कॉलेज से पूरी तरह से गायब हो गई। आदित्य ने मनाल को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन बंद था। उसने देखा उसने अपना फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। आदित्य ने मनाल की सहेली नेहा के पास गया और नेहा से मनाल के बारे में पूछने लगा। तो नेहा बोली, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें अपनी सहेली के बारे में ना पता हो? क्योंकि वह तुमसे डर गई है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच क्या हुआ, मगर उसे लगता है तुम कुछ ऐसा ना कर दो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए उसने हमसे भी सारे संबंध तोड़ दिए और अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। उसकी बातें सुनकर आदित्य ने महसूस किया कि मनाल उसको कितना चीप समझ रही है। शायद वह है ही इसी काबिल। मनाल सचमुच उसके दिल में उतर गई थी। आदित्य को मनाल का साथ बहुत अच्छा लगता था
और आज तक उसने मनाल के साथ ऐसी कोई हरकत भी नहीं की थी। वह दोनों हमेशा अपने दायरे में ही रहे थे। आज मनाल का जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो धीरे-धीरे अपने आप को बदलने लगा। उस साल एमबीए कंप्लीट करने के बाद तो फिर उसने अपनी लाइफ पूरी तरह ही बदल दी। अपने पापा के बिज़नेस में अंदर तक डूब गया। उसके पापा के होटल के बिज़नेस की चैन पूरी दुनिया में फैला दी। आदित्य पूरे बिज़नेस को देखता था। कॉलेज के बाद उसका नाम कभी किसी लड़की के साथ नहीं आया। घर वालों ने उसे कई लड़कियां दिखाईं, मगर उसे कोई पसंद नहीं आई। वह कहता कि उसका अभी शादी का मन नहीं है। मगर जब मनाल को अपनी फैक्ट्री के लिए किसी के ऑफिस में बैठे देखा, तो उसके अंदर का वह प्यार फिर जाग पड़ा। आदित्य ऑस्ट्रेलिया जाता हुआ सोच रहा था। जिस दिन उसने मनाल को वहाँ ऑफिस में बैठा देखा, उसके दिल में प्यार मनाल के लिए फिर जाग गया। उसने मनाल के बारे में पता किया। उसे पता चला कि मनाल बहुत बड़ी मुसीबत में है। आदित्य मनाल की मुश्किल हल करना चाहता था, मगर वह जानता था कि मनाल उसकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि मनाल ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। जब वो मनाल के पास आया, तो वो ऐसे बैठी रही जैसे वो उसे नहीं जानती है। वो सोचने लगा वह कैसे मनाल की मदद करे। फिर उसे एक आइडिया आया। इस तरीके से मनाल भी उसकी हो सकती थी और मनाल की सारी मुश्किलें आदित्य की हो जाती। वह जानता था सीधे सीधे मनाल उसकी कोई बात कभी नहीं मानेगी, तो उसने मनाल के आगे एक प्रपोजल रखा। असल में उसके पापा की फैक्ट्री की मुश्किल इतनी सीधी नहीं थी। उसके पापा के साथ साथ मनाल और उसकी माँ की भी जान को खतरा था। अगर आदित्य उसको सारी बात सीधी बताता, तो मनाल उस पर यकीन नहीं करती। तो आदित्य ने मनाल के सामने यह शर्त रखी कि वह उससे शादी कर ले, और उसके बदले में आदित्य उसका बिजनेस और उसकी फैक्ट्री बचा लेगा। आदित्य राजवंश के जाने से मनाल बहुत खुश थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, चाहे 2-4 दिनों के लिए ही सही, आदित्य से पीछा तो छूटा। इन थोड़े दिनों में मनाल को बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची थी, उसके लिए वो खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम चाहती थी। मनाल की सुबह आंख लेट खुली, क्योंकि रात को उसको लेट नींद आई थी। वो अभी बाथरूम में गई ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से आकर फ़ोन देखा, तो आदित्य का फ़ोन था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था फ़ोन उठाने का। वो सोच रही थी, अभी रात को तो गया है मेरे पास से, फिर अभी इतनी सुबह फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। आखिर उसने मन मारकर फ़ोन उठाना ही पड़ा। फ़ोन उठाते ही आगे से आदित्य बोला, क्या बीबी, इतना टाइम फ़ोन उठाने में लगता है? तुमको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है? मनाल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह मन में सोचने लगी, जब पता है कि याद नहीं आ रही है, तो फिर क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हो? क्यों मुझसे पूछ रहे हो? उसका मन कह रहा था कि वो उसके मुंह पर बात बोल दे। क्या माना, कहाँ खो गई? जब मनाल नहीं बोली, आदित्य पूछने लगा, अरे माना, कहाँ खो गई? मनाल को ऐसे माना कहने से मनाल और भी चिढ़ गई। वह बोली, बताइए किस लिए फ़ोन किया? और क्या? मुझे लगा तुम्हें मेरी याद आ रही होगी। मैंने सोचा फ़ोन करके अपनी आवाज़ ही सुना दूँ, तुम्हें इसलिए कॉल किया। आम बीवियाँ शौहर का जीना मुहाल कर देती हैं। वह बार-बार फ़ोन करके पूछती हैं, क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? कब आओगे? मगर तुम मेरे पीछे एक भी फ़ोन नहीं किया। आदित्य बोलता रहा। मनाल चुपचाप फ़ोन लिए खड़ी सुनती रही। तुम्हें रात को मेरे बिना नींद तो आ गई थी ना? बताओ ना माना। क्या है ना, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। फिर भी मनाल और कुछ नहीं बोली। अरे माना, कुछ तो बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गला साफ करती हुई मनाल बोली, आप ठीक ठाक पहुँच गए? आगे से आदित्य बोला, मेरी बात का तो तुमने जवाब नहीं दिया। मेरे बिना नींद आ गई थी? कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही तुम्हें? ना तो मनाल ये कह सकती थी कि उसे आदित्य के बिना नींद नहीं आई, ना उसे सच बोल सकती थी कि उसे उसके बिना बहुत अच्छी नींद आई। अब मनाल क्या बोले, अपने आप को मालूम नहीं था। चलो ठीक है मनाल, मैंने तो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था। मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा याद मत करना। ये कहते हुए आदित्य ने फ़ोन काट दिया। मनाल तैयार होकर नीचे मॉम डैड के पास पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। आओ बेटा, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो हमारे पास। लड़के और लड़कियों में यही फ़र्क होता है। लड़कियां हमेशा माँ बाप के पास बैठती हैं और लड़के दूर भागते हैं। जब निशा घर में होती है तो वह सुबह की चाय हमारे साथ पीती है, मगर ये दोनों नालायक
कभी हमारे पास नहीं आते। धर्मपाल जी अपने साथ वाली चेयर पर मनाल को बिठा लेते हैं। मैट चाय लेकर आ जाती है। चाय पी ही रहे होते हैं कि वहाँ पर अधिराज भी आ जाता है। गुड मॉर्निंग भाभी। आपको भाई के बिना नींद तो आ गई थी ना? आपका चेहरा देखकर लग रहा है आप सारी रात नहीं सोई। वो मनाल को छेड़ने लगा। अब मनाल उसे क्या जवाब दे? बच्चे और नैना तो अभी तक उठे नहीं। रात रिसेप्शन की वजह से देर से सोए। तीनों अभी तक सो रहे हैं। अधिराज कहने लगा। थके हुए हैं, उठ जाएंगे। आज तो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना। उसकी बात सुनकर दीपा जी कहने लगीं। वह लोग बैठे चाय पी ही रहे थे कि तभी मन्नाल दीपा जी से कहने लगी, मम मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। मन्नाल अनीता जी की तरफ देखती हुई बोली, मम अगर आप कहें तो मैं एक दिन के लिए अपनी माँ के पास हो आऊँ? यह भी कोई पूछने की बात है। ठीक है, अभी आदित्य भी नहीं है। तुम 2 दिन के लिए दीपा जी के पास चली जाओ। ठीक है मॉम, ऑफिस के बाद वहीं से चली जाऊंगी। मन्नाल ऑफिस के बाद सीधा अपने घर चली गई। 2 दिन तक वो मॉम के पास ही रही। उसकी मॉम बहुत खुश थी। वह मन्नाल से कहती, मन्नाल ठीक है कि हम पर मुश्किलें ज़रूर आई थीं, पर लगता है अब वो गुजरने लगी हैं। तुम्हारे पापा भी अब पहले से ठीक हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ दिन में उनको भी होश आ जाएगा। अपनी फैक्ट्री भी लगता है वापस अच्छे से चलने लगेगी। सबसे बढ़कर मुझे आदित्य जैसा दामाद मिल गया है। दीपा जी कितनी देर तक आदित्य की तारीफ करती रहीं। उसकी बुआ जी को भी आदित्य बहुत पसंद था। जब मनाल को अपनी मॉम के घर आदित्य का फ़ोन नहीं आया, 2 दिन रहने के बाद मनाल वापस आ गई। उस दिन के बाद फिर वापस आदित्य का फ़ोन नहीं आया था। शायद वह अपने काम में बिजी हो गया था। रात को सोते हुए मनाल को लगा कि उसकी पीठ किसी की चौड़ी छाती से लगी हुई है। उसकी कमर पर किसी का भारी हाथ और पीछे से उसके गर्दन पर किसी की गर्म सांसें पड़ रही हैं। उसकी आंख खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा आदि उसके पीछे सोया हुआ है। उसी की चौड़ी छाती से लगकर मनाल सोई हुई थी। मनाल घबराकर उठ गई। आदित्य की भी नींद खुल गई। अरे माना क्या हुआ? ऐसे कौन उठता है? मुझे भी उठा दिया। अभी आधी रात में है, सो जाओ, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, कहकर मनाली बाथरूम चली गई। वो जानबूझकर टाइम लगाकर वापस आई। उसे लगा आदित्य सो जाएगा। वो वापस आकर थोड़ा दूर हटकर सो गई। इतनी दूर क्यों लेट गई? मेरे पास आकर लेट जाओ। मन मारकर उसे आदित्य के पास जाना पड़ा। आदित्य ने उसे खींचकर अपने से लगा लिया था। मनाल को घबराहट होने लगी। मनाल सीधी लेट गई। आदित्य ने अपना हाथ मनाल के पेट पर रख दिया। फिर उसने टी शर्ट हटाकर पेट पर हाथ रख लिया। मनाल घबरा गई। उसे लगा कहीं आदित्य अपना हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर ना ले जाए। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। उसने अपने हाथ से आदित्य का हाथ पकड़ लिया। वो खुश हो गया कि चलो बहाने से ही सही मनाल ने उसका हाथ तो पकड़ा। उसका डर आदित्य भी समझ गया। थोड़ी देर बाद आदित्य सो गया। फिर मनाल भी सो गई। सुबह जब मनाल की आँख खुली तो उसने देखा वो आदित्य की बाजू पर सिर रखकर आदित्य के सीने में मुंह छुपाए सो रही है। वो घबराकर उठ बैठी। आराम से, आदित्य बोला। उसने देखा वो पहले से ही जगा हुआ था। उसने देखा सुबह के 8 बज चुके हैं। आपने मुझे उठाया नहीं, इतना टाइम हो गया। तुम मेरी बाहों में सोई हुई इतनी प्यारी लग रही थी, मैं तुम्हें कैसे उठाता? आदित्य की बात सुनकर मनाल ने आंखें निकाल उसकी तरफ देखा। एक तो मेरी बाहों में आराम से सो रही थी, दूसरा इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डरा रही हो। ये तो गलत बात है। आदित्य शरारत से मुस्कुराकर बोला। आप कब आए? मनाल ने जानबूझकर बात बदल दी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आदित्य उठकर दरवाज़ा खोलने लगा। मनाल ने चैन की सांस ली। चाय लेकर मेड अंदर आ गई। चाय पीते हुए आदित्य बोला, माना सच सच बताना, मुझे कितना मिस किया? उसकी बात सुनकर मनाल ने अपनी आंख उठाकर आदित्य की ओर देखने लगी। यह बात गलत है। किसी को अपनी आंखों से ऐसे नहीं डराना चाहिए। आदित्य फिर शरारत से मुस्कुराकर बोला। ब्रेकफास्ट करने के बाद आदित्य कमरे में वापस आकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, ब्लू बैग में है, तुम खोल कर देख लेना, तुम्हें पसंद आ जाए शायद। आदित्य अलमारी में से कपड़े निकाल रहा था। अलमारी में देखता हुआ आदित्य बोला, माना जरा देखना, मुझे मेरी ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही है। मनाल आकर अलमारी में उसकी शर्ट ढूंढने लगी। आदित्य ने आकर पीछे से उसकी कमर में दोनों बाहें डाल दी और अपनी चेन उसके कंधे पर रख दी।
वह उसके गाल से अपना गाल टच करने लगा। वो समझ गई उसने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था। अरे बीबी, इधर उधर क्या देख रही हो? शर्ट तो ढूंढो मेरी। सामने ही पड़ी थी। मनाल को शर्ट मिल गई। छोड़िए ना मुझे, तैयार होकर ऑफिस जाइए, आपको जाना है। मनाल शर्ट लिए बोली। तो नहीं जाता, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, अगर तुम कहो तो। वो मनाल के गाल पर अपने होंठ रखता बोला। मनाल की आंखें गुस्से से बंद हो गईं। फिर वो अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए सैद की आवाज़ में बोली, नहीं, आपको जाना चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। हमें हम लोग शाम को मिलते हैं ना? आदित्य को उसकी हालत का अंदाज़ा था, मगर वो सिर्फ उसके डर के मज़े ले रहा था। अरे बीबी, अगर तुम कहो तो हम आज दोनों ही ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है? मैं आज ज़रूर छुट्टी ले लेती, मगर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मलाल ने झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना, शाम को जल्दी आ जाना। और हाँ, ब्लू बैग में तुम्हारे लिए एक नाइट ड्रेस लेकर आया हूँ, आज रात को पहन कर दिखाना, कैसी लगती है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। मनाल का मूड पहले ही बहुत ख़राब था। जब उसने नाइट ड्रेस के बारे में सुना तो वो अंदर तक तप गई। उसका मन कर रहा था कि वह अपना गुस्सा आदित्य पर उतार दे, मगर वह अपने आप को कंट्रोल करती हुई चुप रही। आदित्य उसको जानबूझकर छेड़ता था। आदित्य का छुट्टी का कोई इरादा नहीं था, मनाल को तड़पा रहा था। ऑफिस में बैठे हुए मनाल रात के बारे में सोच रही थी। इतने दिन तो गुजर गए, लेकिन आज रात वो क्या करेगी? वह सोचकर बहुत परेशान थी। आज आदित्य से बचने का उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। वो तो आज ऑफिस से छुट्टी लेने को तैयार था। उसने ऑफिस तो उसे किसी तरह से भेज दिया। अब उसे रात की फिक्र थी। आदित्य की नानी की वसीयत के बारे में भी वो आदित्य से बात करना चाहती थी, मगर वो उसे बात करने का कोई मौका ही नहीं दे रहा था। मनाल जब भी आदित्य के साथ होती, वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बात करे। सोच रही थी, इस आदमी का कोई सोल्यूशन सचमुच उसके पास नहीं है। रात को आना था, रात आ भी ही गई। खाना खाकर आदित्य अपने रूम में चला गया। मनाल नैना और मॉम के साथ लगी रही। घर में चाहे नौकर थे काम करने के लिए, मगर दीपा जी को आदत थी अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने की। मनाल भी उनके साथ लगी रही। वो सोच रही थी, अगर वो यहीं लेट हो जाए और आदित्य सो जाए। मनाल कमरे में नहीं गई, तो यह कमरे के बाहर सीढ़ियों के पास आकर आदित्य बोला, मनाल, मेरी एक फ़ाइल नहीं मिल रही है, ज़रा आकर देखना। नैना हंसने लगी। भैया आपको बुला रहे हैं, आपके बिना उनका मन नहीं लगता। मन मारकर मनाल को जाना ही पड़ा। अरे माना, तुमने नीचे कितना टाइम लगा दिया, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। आदित्य बेड के क्राउन से टेक लगाए हुए मनाल से बोला। वह नीचे कुछ काम था, इसलिए मुझे देर हो गई। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, चेक तो कर लो। जब आदित्य ने गिफ्ट का नाम लिया तो उसको नाइट ड्रेस की याद आ गई, इसलिए उसने अपना सिर पीट लिया। उसे लगा अब उसे वह ड्रेस पहननी पड़ेगी। मनाल सोचने लगी, अब वो कौन सा बहाना बनाए। मनाल अभी सोच ही रही थी कि आदित्य ने खूबसूरत सी डायमंड की रिंग मनाल के हाथ में पहना दी। मनाल उसे देखकर बोली, बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी? खूबसूरत तो है, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हें आज ये रिंग क्यों दी? क्यों? माना मैं तुम्हें मुंह दिखाई दे रहा हूँ। मैंने सोचा रात को मैं भूल ना जाऊँ। आदित्य बड़े प्यार से मनाल को देख रहा था। मनाल की आंखें बता रही थीं कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। चेहरे से चाहे वो बिल्कुल शांत लग रही थी। आदित्य उसकी बात समझ रहा था। वह चाहता था कि अपने मन की बात खुद उसे बताए। अरे माना, क्या सोच रही हो? मनाल को चुप देखकर बोला। मेरे पास आकर बैठो। उसने मनाल को खींचकर अपने पास कर लिया। तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो, क्या हुआ? बोल सकती हो मुझसे। असल में मैं कहना चाहती थी। हाँ हाँ बोलो, मैं टाइम चाहती हूँ। किसकी बात कर रही हो? वो जानबूझकर अनजान बनते हुए मनाल के मज़े लेते हुए बोला। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ टाइम चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से मनाल के मुंह से आवाज़ निकली। उसने एक बार भी नज़र उठाकर आदित्य की तरफ नहीं देखा। वो सोच रही थी, क्या पता आदित्य क्या बोलेगा, क्योंकि जिस वजह से आदित्य ने उससे शादी की वह उस वजह को ही निकाल रही है।
वो सिर झुकाए बैठी रही, आदित्य के बोलने का इंतज़ार करती रही। फिर आदित्य बोला तो उसने सिर उठाकर देखा। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, आदित्य ने उससे कहा। ठीक है, मनाल ने उसकी बात सुने बिना ही कह दिया। तो मेरी शर्त सुनो। ठीक है, इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मगर तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरे साथ तुम्हें मेरे बेड पर ही सोना पड़ेगा और मैं तुमसे जब चाहूँ प्यार कर सकूँगा। तुम मुझे टोकोगी भी नहीं। मतलब मतलब यह है कि मैं तुम्हें बाहों में ले सकूँगा और किस भी कर सकूँगा। मनाल ने अपना सिर पीट लिया, मगर अब क्या हो सकता था। उसने तो हाँ कह दी थी। और हाँ, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? मुझे आज बता दो। मनाल सोचने लगी कि वह क्या कहे। एक एक नहीं, दो। ठीक है, 2 महीने की बात है। मनाल ये सुनकर खुश हो गई। क्यों, वह तो 2 हफ्ते कहने वाली थी। उसे लगा नहीं था कि 2 महीने के लिए आदित्य मानेगा। आदित्य को मनाल के मन की हालत पता थी। उसे यह भी पता था कि मनाल उसे कितनी नफरत करती है। अगर आज वह उसके साथ है तो शायद सिर्फ अपने डैड के लिए। आदित्य किसी भी तरह से मनाल का दिल जीतना चाहता था। वह चाहता था कि मनाल यह जान जाए कि आदित्य उससे कितना प्यार करता है। उन दोनों का रिश्ता किसी मजबूरी, किसी मतलब से नहीं बंधा है। वो उसके साथ हंसी खुशी लाइफ बिताना चाहता था। मेरे मन में एक बात थी, मैं आपसे पूछूं? मनाल आदित्य को देखती हुई बोली। हाँ पूछो, क्या पूछना है? उस दिन जो वकील साहब ने नानी जी की वसीयत के ऊपर मेरे साइन कराए थे, वसीयत के बारे में मुझे पापा ने कुछ बताया था। मुझे उसके बारे में जानना था। उस दिन डैड ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया, कुछ रहा ही नहीं बताने के लिए। उस प्रॉपर्टी में हम दोनों मालिक हैं। ना तो तुम वह प्रॉपर्टी बेच सकती हो, ना वह प्रॉपर्टी मैं बेच सकता हूँ। हम वो प्रॉपर्टी सिर्फ अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो भी तब जब वो 18 के हो जाएंगे। अगर उससे पहले हमारा तलाक होगा तो वह प्रॉपर्टी ऐसे ही चली जाएगी। आपको ये बातें पहले से पता होंगी। हाँ, ये बात तो मुझे मेरे बचपन से ही पता है। नानी माँ की वसीयत के बारे में सभी जानते हैं। इस वसीयत के बारे में जानते हुए भी आपने मुझसे शादी की। मनाल आंखें बड़ी करके आदित्य की तरफ देखते हुए बोली। क्यों, इस वसीयत के बारे में जानने का हमारी शादी से क्या संबंध? आदित्य बोला। आपने मुझसे शादी एक डील के तहत की है। जब वह भी पूरी हो जाएगी तो शायद आप मुझसे तलाक लेना चाहेंगे। तो क्या आप यूं ही चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही चली जाए? मनाल बोली। क्यों, क्या डील हुई थी हमारी? आदित्य मनाल से बोला। क्यों, आपको नहीं पता? पता तो है मुझे, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। यही कि आप मेरी हेल्प करोगे और और इसके बदले में आप मेरे साथ एक या एक से ज़्यादा रातें बिताओगे। यह बात कहते हुए मनाल की आंखों में पानी आ गया, जिसको उसने आदित्य से छुपाने की कोशिश की। आदित्य ने उसे फिर भी देख लिया। तो इस बात का नानी की वसीयत से क्या वास्ता? आदित्य बोला। लेकिन मेरे कहने का मतलब है। हाँ हाँ, बोलो। जब मैं आपको अच्छी लगने लग जाऊंगी, जब आपका मन मुझसे भर जाएगा, तो आपको मुझसे तलाक तो चाहिए होगा। ऐसे तो नानी माँ की प्रॉपर्टी ऐसे ही चली जाएगी। इसका इलाज भी है मेरे पास। अपनी आंखें उठाकर मनाल देखने लगी। देखो, एक बार से कुछ नहीं होगा, तो दूसरी बार नहीं तो मतलब हम दोनों ट्राई तो करते करेंगे ना। देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम दोनों को बेबी के लिए। फिर 9 महीने, फिर 18 साल का हो जाएगा तो फिर हम अपनी खुशी से प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। यह बात करते हुए आदित्य ने अपने फेस को बेहद संजीदा रखा। मगर इस सब में देरी का कारण तुम हो, आदित्य ने मनाल से कहा। वो कैसे? मनाल जानबूझकर हैरान हुई। देखो ना, जो 9 महीने से पहले का टाइम है उसमें तुम्हारी वजह से देर हो रही है। तुम मेहनत करने से भाग रही हो। बात करते हुए आदित्य के फेस पर शरारत आ गई, मगर मनाल के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी। वो उसकी तरफ देखने लगी। कोई बात नहीं समझी तुमने? आदित्य मनाल को बोला। नहीं, मनाल ने सिर हिला दिया। वही जो तुमने कहा कि तुम्हें 2 महीने का टाइम चाहिए, आदित्य आंखों में शरारत भरकर बोला। मनाल को अब सब समझ में आ गया था कि आदित्य क्या बोल रहा है। मनाल गुस्से से खड़ी हो गई। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? मगर मैं तो बस सच ही बता रहा हूँ। मनाल वहाँ से चली गई। वो आदित्य के सीधा जवाब न देने के कारण गुस्से में थी। वो मनाल के जाने के बाद सोचने लगा,
मेरे बच्चों की माँ भी तुम्हें ही बनना है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही ज़िंदगी बिताएंगे। मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराकर ही रहूँगा। मनाल बाथरूम से कपड़े बदल कर आती है। उसने लोअर टी शर्ट पहन रखा है। देखती है आदित्य किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। फ़ोन काट कर वो उससे कहता है, चलो चलें। वो खुद भी खड़ा हो जाता है, मगर कहाँ। सरप्राइज़ है, कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के पास ले जाता है। बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? वह भी इन कपड़ों में। मनाल से रहा नहीं जाता है। वह बार बार आदित्य से पूछती है। वो हॉस्पिटल के आगे जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है। यहाँ तो पापा एडमिट हैं, वह ठीक तो है ना? मनाल आदित्य से पूछती है। आदित्य आगे आगे जा रहा है। मनाल उसके पीछे पीछे भागती हुई जाती है। जब वह कमरे में पहुँचते हैं तो वह देखती है उसके पापा बैठे हुए हैं। उसकी मॉम उनके पास खड़ी हुई उन्हें दवाई दे रही हैं। आदित्य जाकर मनाल के पापा के गले लग जाता है। मनाल पापा को ऐसे ठीक देखकर बहुत खुश हो जाती है, मगर जब आदित्य को पापा के गले लगा देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। पापा कैसे हैं आप? मनाल अपने पापा के गले लग जाती है। मनाल की आंखों में आंसू देख उसके पापा कहते हैं, अब क्यों रो रही हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। पापा ऐसे कैसे? आप एक दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गए? नहीं बेटा, एक दिन में कहाँ। मुझे होश आना तो तुम्हारी शादी के अगले दिन से ही स्टार्ट हो गया था, मगर सिर्फ मेरी सिक्योरिटी की वजह से। तभी आदित्य बीच में बोल पड़ता है, अरे मॉम, एक कप चाय तो पिला दीजिए। और वह आंखों के इशारे से महेश जी को कुछ भी बताने से मना कर देता है। महेश जी बात बदल देते हैं, मगर आदित्य के किए इशारे मनाल देख लेती है। मनाल बेटा, होश तो मुझे तुम्हारी शादी के अगले दिन ही आ गया था। पहले मैं थोड़ा कमज़ोर था। मैंने तुम्हारी माँ से मना कर दिया था तुम्हें बताने को। सोचा तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अब जब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ तो मैंने ही आदित्य को फ़ोन करके यहाँ आने को कहा। पापा, आप तो कोमा में थे और मैंने शादी कर ली। आपको बुरा लगा होगा ना होश में आकर? मेरा मनाल बच्चा, मुझे तो खुशी है। मैं चाहे होश में नहीं था, पर मेरी बेटी के लिए भगवान ने एक अच्छा लड़का और परिवार भेज दिया। होश में आने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। मुझे आदित्य जैसा दामाद मिला और मुझे क्या चाहिए। अब अगले महीने तुम्हारा भाई आ जाएगा, फिर वह अपनी फैक्ट्री संभाल लेगा। तुम अपनी गृहस्थी संभालो बेटा। मैं भी तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। हम दोनों को वो नाना नानी कहें। अब मन में यही इच्छा जाग पड़ी है। बच्चों की बात सुनकर आदित्य की आंखों में शरारत आ गई। अपने पापा की बात सुनने के बाद जब मनाल आदित्य की तरफ झांकी तो आदित्य ने शरारत से मनाल की तरफ देखते हुए अपनी आई ब्लिंक कर दी। आदित्य के लिए उसके मन में पहले ही बहुत गुस्सा था। अब तो उसका मन कर रहा था कि आदित्य का सिर तोड़ दे। उसे पापा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें क्या ज़रूरत थी यह बात कहने की। सोच रही थी, मालूम नहीं इसने पापा पर क्या जादू किया है। इसी के कसीदे पड़े जा रहे हैं। बेटा, बहुत रात हो गई है। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, कल आ जाना। दीपा जी ने मनाल और आदित्य को कहा। उन दोनों को दीपा जी ने ज़बरदस्ती भेज दिया। मनाल का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। और फिर उसे आदित्य से भी पूछना था कि उसने पापा को किस बात के लिए रोका। क्या चक्कर चला रखा है उसने। उसके मन में आदित्य के लिए शक पैदा हो रहा था। गाड़ी रोकिए आदित्य। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी रोकता हुआ आदित्य बोला। जब आदित्य ने गाड़ी रोकी तो मनाल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गई। उसके पीछे आदित्य भी उतर गया। बीच रास्ते क्यों उतर रही हो माना? क्या हुआ? यही तो मुझे भी आपसे पूछना है कि क्या हुआ। आपने इशारा करके पापा को किस बात के लिए रोका था? मैंने कहाँ इशारा किया पापा को, तुम्हें तो यूं ही लगा। चलो चलते हैं, वह मनाल का हाथ पकड़ता हुआ बोला। मगर मनाल टस से मस नहीं हुई। माना ये क्या बचपना है। चलो आप यहाँ से, बीच रास्ते में यहाँ सेफ नहीं है। मगर मनाल नहीं मानी। चलो ना मानो, ऐसा क्यों कर रही हो? जो बात करनी है हम घर चलकर करेंगे। आदित्य ने मनाल की बहुत मिन्नतें की। आप जाओ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अपने आप आ जाऊंगी। मनाल उसके साथ चलने को तैयार नहीं थी। आदित्य गुस्से में अकेला ही गाड़ी में जा बैठा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आते रहना। आदित्य को लगा मनाल रात को अकेली डर जाएगी और उसके साथ चलने को मान जाएगी, पर वो सड़क की साइड पर होकर बैठ गई। आखिर आदित्य को उतरना ही पड़ा। माना, बीच रास्ते में कौन बैठता है। ठीक है, जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो पूछ लेना, मगर घर चलकर।
यहाँ ये जगह सेफ नहीं है। अगर घर जाकर आप मुकर गए तो? नहीं मुकरूँगा। जो तुम्हें पूछना हो ना, मुझसे पूछ लेना। वैसे भी तुम इतनी ज़िद्दी हो, मुझे नहीं पता था। नहीं, पहले आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी कसम खाइए, फिर चलूँगी मैं आपके साथ। आदित्य ने मनाल के सिर पर हाथ धरकर कहा, तुम्हारी कसम, सच सच बताऊंगा। एक पल के लिए मनाल ने उसकी तरफ देखा। मेरी कसम नहीं खानी है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी कसम खानी है। हो सकता है मेरी लाइफ में वो इंसान तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मॉम तो मेरी है ही नहीं, इसलिए मैं मॉम की कसम नहीं खा सकता। ना ही मेरे बच्चे हैं कि मैं उनकी कसम खा लेता। मुझे तुमसे प्यारा कोई नहीं दिख रहा है जिसकी कसम मैं खा लूँ। मनाल उलझती हुई बोली, मुझे अपनी बातों में मत लगाएं, मुझे असली बात जाननी है। चलो घर चलकर पूछते हैं। अगर घर चलकर कोई अनाकानी की तो मैं सचमुच आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मनाल गुस्से में गाड़ी में आकर बैठ गई। आदित्य मन में सोचने लगा, कितनी जिद्दी लड़की है। सच में मुझे तो पता ही नहीं था। रास्ते में मनाल एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा, ना ही उससे बात की। उसे आदित्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो उसे क्या कहानी सुनाएगा। वो लोग घर पहुंच गए। आदित्य ने गाड़ी रोक दी, मगर मनाल गाड़ी से नहीं उतरी। माना घर आ गया है, आदित्य के कहने से मनाल नीचे उतरकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर सबसे पहले फिर वही सवाल किया, अब बताइए क्या गोलमाल चल रहा है? मेरे पापा को किस बात से डरा रहे हैं आप? कौन से गेम मेरे पापा के साथ खेलना चाहते हैं? मनाल ने आदित्य की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा। आदित्य को इतना तो समझ आ गया था कि मनाल उसे शक की नज़र से देखती है, कहीं ना कहीं आदित्य को गलत समझ रही है। आदित्य पर उसका शक अब और भी बढ़ गया है। शायद इसका कारण था जिस शर्त के तहत उसने मनाल से शादी की थी। उसे लगता था आदित्य एक गलत आदमी है, और अब शायद टाइम आ गया था जब आदित्य को मनाल के सामने सारी बात क्लियर करनी थी, क्योंकि मनाल को नहीं पता था कि उसकी फैक्ट्री और उसके पापा के एक्सीडेंट मसला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में थे वह सोच भी नहीं सकती थी। साथ में आदित्य ये भी जानता था कि जो भी बात वो मनाल से कहेगा उसका प्रूफ वो ज़रूर मांगेगी। इसलिए अब सारी बात मनाल के सामने क्लियर करने के लिए तैयार हो गया था। अब उसके पापा ठीक होने लगे थे तो शायद वो सब बातें जानकर पहले जितना डर नहीं लगेगा। तो सुनो, तुम जानती हो तुम्हारे पापा की दवाइयों की फैक्ट्री है जिसमें कई तरह की बीमारी के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मुझे पता है कि पापा की फैक्ट्री में दवाई बनाई जाती हैं। मनाल बीच में ही बोल पड़ी। बीच में मत बोलो, पूरी बात सुनने के बाद बोलना। ठीक है, अब बोलिए। फैक्ट्री में जो दवाइयाँ बनती हैं, इनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसके लिए सरकार से लाइसेंस लिया जाता है, और वह रॉ मटेरियल उन्हें ही मिलता है। कोई दवाई ख़ास तौर पर जो दिल के रोग और मानसिक रोग से संबंधित होती है, उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसी मटेरियल का यूज़ कई प्रकार के नशे बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आपके कहने का मतलब है मेरे पापा नशा बेचते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा था ना बीच में मत बोलना, पहले पूरी मेरी बात सुनो। आदित्य गुस्से से मनाल से बोला, कुछ गलत लोगों की नज़र में तुम्हारे पापा की फैक्ट्री को मिल रहे रॉ मटेरियल आ गया। वो किसी भी तरह हासिल करना चाहते थे। उन गलत लोगों ने तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों को अपने साथ में मिला लिया। उन लोगों ने हेरा फेरी से थोड़ा बहुत मटेरियल हासिल कर लिया, मगर उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत थी तो सोचा कि तुम्हारे पापा को ही साथ में मिला लें। उन्होंने तुम्हारे पापा को एक बहुत बड़ा ऑफ़र दिया, मगर महेश जी एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने ऑफ़र को ठुकरा दिया तो वो लोग तुम्हारे पापा के खिलाफ हो गए। एक मिनट के लिए आदित्य चुप हो गया। और साथ में उन लोगों के लीडर की नज़र तुम पर भी पड़ गई। तुमने उन्हीं दिनों पापा का ऑफिस ज्वाइन किया था। उन लोगों को तुम्हारी फैक्ट्री के कच्चे माल के साथ साथ तुम भी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हारे पापा के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने तुम्हारे पापा की फैक्ट्री खरीदने का ऑफ़र दिया। साथ में उस आदमी ने कहा कि वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस पे जाने की बात कही। वो जब मीटिंग करने के बाद वहाँ से निकले, उन लोगों ने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवा दिया। तब वह तुम्हारे पापा की मौत के बाद तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेंगे। मगर मेरे पास तो पापा के एक्सीडेंट के बाद ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया। मनाल आदित्य की तरफ देखती हुई बोली। इस बार
वो लोग कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे। एक लड़की के साथ कैसे डील करना है, कैसे उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना है, यह वो अच्छे से जानते हैं। तुमने सोचा जहाँ पर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कराना चाहते थे, वो लोग अचानक से क्यों पीछे हट गए? उन लोगों ने जिस लड़के से तुम्हारे पापा शादी करवाना चाहते थे और उसकी पूरी फैमिली से कहा था कि वो लोग महेश खन्ना की फैमिली के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए वो लोग पीछे हट गए। तो इसलिए उन लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। सही कह रही हो मनाल तुम। फिर वो लोग इंतज़ार करने लगे कि तुम अपनी जो भाग दौड़ करना चाहती हो, फैक्ट्री और अपने पापा को बचाने के लिए भाग दौड़ करके तुम थक जाओ। उन्होंने तुम्हारे सामने बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट कर दी, मज़दूरों को भड़का दिया और अच्छे काम करने वाले मुलाजिमों को डराकर भगा दिया। जो भी फैक्ट्री में कर सकते थे सब किया। वह तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे थे। जब तुम सब तरफ से निराश हो जाओ तो वो लोग वह तुम्हारे लिए उम्मीद बनकर सामने आएंगे। कोई और मदद न मिलने की वजह से तुम टूट जाओगी। जिन लोगों ने तुम्हारे हेल्प की कोशिश की उनको डरा दिया। तुम्हारे हालात ऐसे होंगे कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी और शादी के बाद तुम्हारे साथ साथ फैक्ट्री भी उनकी हो गई। मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद मुझसे शादी करने कोई और तो नहीं आया, मगर आपकी तरफ से ज़रूर ऑफ़र आया। मनाल अपनी आंखें आदित्य के चेहरे पर टिकाए पूछने लगी, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं उस गिरोह का लीडर हूँ जो नशे बेचते हैं? आदित्य ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जो बात आपने बताई मैं उसी की बात कर रही हूँ। तुम बात नहीं कर रही, तुम फिर बीच में बोल रही हो। मैं बीच में नहीं बोल रही, आपने बात पूरी कर दी है। आप कैसे जानते हैं ये सब बातें? अच्छा तुम माना तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। कोई बात नहीं। रही बात यह है कि मैं कैसे जानता हूँ, उस दिन तुम मिस्टर डिसूजा के ऑफिस में बैठी हुई थी। मैंने तुमको वहाँ पर बैठे हुए देखा था तो मैं तुम्हारे पास आ गया, मगर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी की, मगर तुमने मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें इतने सालों बाद देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस दिन किसी को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा तो मुझे पता चला कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें मुसीबत के बारे में बताना चाहता था। फिर आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? ना ही मुझे आपने किसी मुसीबत के बारे में बताया। मुझे लगा जब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, एक बार हेलो तक नहीं करना चाहती, तो मेरी बात पर यकीन कैसे करोगी? और ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम था कि मैं वेट कर सकता। उस टाइम मुझे बहुत जल्दी डिसीजन लेना था। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारे पापा को भी बचाना था। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने शादी का ऑफ़र रखा। आपको कैसे पता था कि मैं आज शादी का ऑफ़र स्वीकार कर लूँगी? मुझे यह तो पता था कि तुम मेरा ऑफ़र स्वीकार कर लोगी, मगर तुम मुझसे पूछोगी कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं कोई सीधा जवाब देता तो तुम मुझ पर कभी यकीन नहीं करती। जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ, तो मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारने का बहाना बनाया। जैसा कि तुम मेरे बारे में सोचती हो कि मैं हूँ, मैंने वैसा ही बहाना बनाया। तुम्हारी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि तुम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो गई। अगर मेरी जगह वह बुरे लोग भी तुम्हारे सामने ये ऑफ़र रखते तो शायद तुम उनका भी मंजूर कर लेती, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी फैक्ट्री के हालात इतने ख़राब कर दिए थे, उन्हें संभालना तुम्हारे बस में नहीं था। मगर मैं आपकी बात पर यकीन कैसे करूं? क्या सबूत है आपके पास? मनाल आदित्य की आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी। आदित्य अपनी जगह से उठा और उसने अलमारी में से एक डिवाइस निकाला। उसे लैपटॉप में उठाकर उसमें लगा दिया। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। क्या है ये? किसकी रिकॉर्डिंग है? मनाल आदित्य से पूछने लगी। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं इन सब बातों का सबूत है। तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। आदित्य मनाल को रिकॉर्डिंग दिखाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।